नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कहानी मनी ऑर्डर, जिसका प्रस्तुतिकरण करने जा रही हैं मनीषा मेहरा जी। तो आइए देखते हैं मनी ऑर्डर। सुंदरू के पिता का मनी ऑर्डर आज भी नहीं आया। वैसे तो हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच मनी ऑर्डर जरूर पहुंच जाता था, पर पता नहीं पिछले कुछ महीनों से मनी ऑर्डर नहीं आ रहा था। सुंदरू के पिता फौज में हवलदार हैं। पहले वो मिजोरम में पोस्टेड थे, पर पिछले चंद महीनों से वो लेह लद्दाख में पोस्टिंग हो गई है उनकी। तब से सुंदरू के पिता का ना कोई खत आया और ना ही कोई मनी ऑर्डर। मंजू को दिन रात यही बात सताती थी कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जमा करेगी, घर का राशन पानी कहाँ से आएगा, वो घराट में जो मजदूर मरम्मत कर रहे हैं उनका बकाया कहाँ से देगी। और अब तो मोहनलाल ने भी खेत में हल जोतने से मना कर दिया था। मोहनलाल, सुंदरू के पिता जब भी घर आते थे तो मोहनलाल उनके इर्द गिर्द घूमता रहता और सुंदरू के पिता जो कुछ कहते वो झट से वो काम कर देता था। एक बार ऐसा हुआ कि मोहनलाल खेत से गिर गया, उसे काफी चोट आई। सुंदरू के पिता तुरंत उसे कंधे पे लाद कर 4 मील दूर अस्पताल लेकर गए और उसका इलाज करवाया। ये वही मोहनलाल है जो एक दिन चौक पर बैठकर अपनी टोपी सुंदरू के पिता के सामने उतारता है और कहता है कि काका, अगर उस दिन आप मेरी जान नहीं बचाते ना तो मैं सच में मर जाता। काकी, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं सच कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि आपके खेत में जीवन भर हल चलाऊंगा बिना 1 रुपया लिए। मंजू उस वक्त तो ये बात सुनकर बहुत हंसी थी, पर आज हालात कुछ और ही कह रहे थे। मंजू सारा दिन बस उस पोस्ट मास्टर का इंतजार करती रही। कभी पहाड़ के इस तरफ देखती तो पहाड़ के उस तरफ कि शायद आज मनी ऑर्डर आ जाए, क्योंकि अगर अगले 2 दिन में मनी ऑर्डर नहीं आया तो बच्चों को तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा और घर में अनाज भी नहीं बचेगा। मंजू सारी रात खिड़की पर बैठकर बस यही सारी बातें सोचती है। उसके दिमाग में उसकी सासू माँ कलावती की आवाजें गूंज रही थी, जो कह रही थी, बहू, ओ बहू, देख क्यों नहीं रही है रे? ये मोहनलाल को क्या हो गया? पूरे गांव के खेत में हल जोत लिया, एक तेरे खेत ही खाली बीच में अतरंगी से दिख रहे हैं। बोल रहे उस मोहनलाल को कल जाके सुबह सुबह तेरे खेत जोत के आएगा। मंजू कलावती सासू जी से कुछ नहीं कह पाई। अकेले में बहुत घबरा रही थी, क्या करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने बड़ी हिम्मत जुटाई और सोचा कि मैं कल मधुआ ससुर जी से कहूंगी, उनके सामने विनती करूंगी कि आप कल सुबह मेरे खेत में हल जोत देंगे क्या। पर फिर उसे याद आया कि अभी पिछले ही महीने तो मधुआ ससुर जी से 1000 रुपए नगद उधार लिए थे उसने, अरे अपने बच्चों की फीस भरने के लिए। सब बातें सोचकर वो खिड़की पर टेक लगाकर सो गई। और जब सुबह हुई तो जैसे ही मंजू पनियार में पानी भरने गई तो उसे रास्ते में ही मधुआ ससुर जी मिल गए। उन्होंने खुद कहा, बुआरी, ये
तेरा पति नहीं आया, उसका मनी ऑर्डर नहीं आया, तो क्या तेरे खेत ऐसे ही बंजर पड़े रहेंगे? अरे तू थैली में बीज भर के मुझे दे दे, मैं सुबह तेरा खेत तैयार कर दूंगा। मंजू को जीवन में पहली बार लगा जैसे इस गांव में कोई तो है जो उसकी चिंताओं में शामिल है। मंजू ने बस इतना ही कहा, ठीक है। शाम को जैसे ही बच्चे घर लौटे तो मंजू ने अपने बच्चे से कहा, सुंदरू सुन, कल ना तू पोस्ट मास्टर के वहां जाना और उनसे जरा पूछना कि तेरे पिताजी का मनी ऑर्डर आया क्या। अगले दिन सुंदरू पोस्ट मास्टर के पास गया और जैसे ही उसने अपने पिता के मनी ऑर्डर के बारे में पूछा तो पोस्ट मास्टर ने झल्ला के जवाब दिया, क्या है रे? है? क्या ये मुंह उठा के हर रोज चला आता है? तेरे को क्या लगता है कि तेरे बाप ने पैसे भेजे और मैंने खा लिए? जा, खा लिए मैंने तेरे पैसे। सुन, हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं है जो मैं गांव में बांटता फिरूं। जा लद्दाख जा और अपने बाप से पूछ कहीं उसने कोई दूसरी शादी वादी तो नहीं करती भैया। आजकल के लोगों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। सुंदरू की आंखें भर आई, चुपचाप हताश होकर अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, पोस्ट मास्टर ने डांटा मुझे, कह रहा था मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। मंजू ने उसे जोर से गले लगा उसको कहा, हट पागल, मैंने बताया ऐसे थोड़ी रोते हैं, करना। बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। बताया तो था। अच्छा चल बता, क्या बनाऊं? आज तेरे लिए सेल बनाऊं? तू जा, हाथ मुंह धो कर आ, मैं तेरे मनपसंद का खाना बनाऊं। जा। थोड़ा उसने सुंदरू की देखो ना कितना सुंदर लगा। बहती आंखें तो रोक ली थी, पर खुद को नहीं रोक पाई। एकाएक उसे खुद पर गुस्सा आने लगा, उसे शर्म आने लगी, क्योंकि उसे वो दिन याद आने लगे जब मायके में उसके पिता ने उससे कहा था कि बेटा तू पढ़ने में बहुत अच्छी है, अरे तूने 12th में टॉप किया है, पीटीसी का फॉर्म भर और जाकर टीचर बन जा। मंजू की सखी प्रज्ञा, उसने भी मंजू को बहुत हिदायत दी कि तू भी मेरे साथ बीटीसी का फॉर्म भर ले। तो मंजू ने जोर जबरदस्ती में बीटीसी का फॉर्म तो भर लिया और रिजल्ट भी आ गया, दोनों लोग पास हो गए। पर वहां प्रज्ञा ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ मंजू ने जिद में आकर सबसे कहा, नहीं मुझे बीटीसी नहीं करनी, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। आज जब मंजू को ये सारी बातें याद आ रही तो उसने खुद से प्रण किया कि वो सुंदरों के साथ अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखाकर अपने पैर पर खड़ा करेगी, ताकि उसकी बेटियों को उसकी तरह खेते न देखना पड़े। इन्हीं सब उधेड़ गुण में 1.5 महीना और गुजर गया। मंजू अपने बच्चों को भड़वे की रोटी और नमक खिलाकर पाल रही थी। उसका मन एकदम हताश हो गया था। एक दिन शाम को मंजू चौक में उदास सी अपने बच्चों के साथ यूं ही बैठी थी। अचानक से उसे पीछे से फौजी बूटों से किसी के चलने की आवाज आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सुंदरू के पिता वहां खड़े थे। उसे एकाएक लगा कि उसके जीवन में हजारों लाखों मनी ऑर्डर की बारिश हो रही है, लाखों हजारों खतों की बारिश हो रही है। उसने बड़ी ही तीव्रता के साथ संजू के पिता को गले से लगा लिया। काफी देर तक दोनों लोग मौन रहे।
फिर एक लंबा सा संवाद हुआ। सुंदरू के पिता ने कहा, मंजू, मैं पिछले कई महीनों से तुझे मनी ऑर्डर नहीं भेज पाया। तुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा ना? मंजू ने कहा, नहीं तो ऐसे कैसे झेलना पड़ा? मनी ऑर्डर नहीं आया तो क्या हुआ? इष्ट देवता की कृपा से तुम तो मेरे सामने खड़े हो ना, मैं तो इसी में खुश हूँ। सुंदरू और उसकी दोनों बहनें इन सब बातों से बेखबर पिताजी की अटैची टटोल रहे थे कि वो उनके लिए क्या लेकर आए। उस दिन चौक पर सब लोग मौजूद थे। मोहनलाल, वो घटेली का वो मरम्मत करने वाला मिस्त्री, हर कोई। बस अगर कोई नहीं था तो कलावती सासू माँ और मधुआ ससुर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब होटल जाने दो। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ बात। ठीक है। अरे अन्य रुको रुको। हाँ माँ ठीक है। अरे बेटा रुक जाओ, मैं कर। हाँ ठीक है, मैं रख बात। ठीक, हाँ ठीक है माँ, मैं करूँगा कॉल। सब ठीक है, आप देहरादून पहुँच लो। हाँ हाँ, नहीं पापा से बात मैं कर लूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। छोटी जी आप छोड़ दो। ठीक, अरे नहीं नहीं बैग मैं ले लूँगा बैग। ठीक है, ये मेरा कमरा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है चलो ठीक है। क्या हुआ? ठीक ठीक है, मैं कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है, धन्यवाद। पता नहीं क्यों मुझे अकेलापन सा क्यों लग रहा है। इसकी छोटू की आंखों में मैंने देखा, उसको भी अकेलापन लग रहा था। शायद वो भी मेरी तरह बाहर आके काम कर रहा होगा। ये तो नीति है आजकल, अगर आपको कमाना है तो बाहर आना ही पड़ेगा। पर उसकी भोली भोली आंखें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उसकी भोली और शांत आंखें कुछ कहना चाह रही थी मुझे। किस तरह मेरा बैग जैसे गिरा तो जैसा उसको लगा कि उसका बैग गिर गया, उठाने चला आया। ठीक है, फ्रेश हो जाता हूँ थोड़ा सा, नाश्ता कुछ कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, अरे बाबूजी क्यों बोल रहे हो बेटा? क्या हो? अरे अच्छा ये बताओ, नाश्ता में क्या मिलेगा मुझे? अरे इतना कुछ नहीं चाहिए, बस एक ब्रेड बन ले आओ और एक बढ़िया से चाय। ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगा कि इसकी आंखें मुझे कुछ कहना चाह रही है छोटू। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है कि आप मुझसे बैठ के बात करो। शायद ये मेरे गांव का तो नहीं है। मुझे लगा कि मैं ऐसे कुछ पूछ लूं, पर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी जल्दी तो नहीं होगी पूछना, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। हाँ, लगता है वही आया होगा नाश्ता देके। हाँ ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ बैठो आओगे? कुछ तो ले लो। मुस्कुरा के बस धन्यवाद बोल के चला गया। अभी मुझे लग रहा था कि मैं उससे कुछ पूछूं, उसके नाम तो पूछूं कम से कम। पता नहीं मुझे कुछ कहना चाह रहा था वो। शायद मेरी तरह था वो, अभागा, जो बहुत कुछ कहना चाह रहा पर बोल नहीं पाता। मन नहीं लग रहा है। वहां से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अगर मैं बोलता तो शायद वो भी रो देती। क्या करूं, नहाऊं कि क्या करूं? हाँ कुछ कपड़े तो है, कुछ ले जाओ तुम्हें। हाँ आ जाओ। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ।
हाँ बैठो। हाँ मैं निकालता हूँ कुछ कपड़े। बैठो आराम से, ऊपर बैठो बेटा। क्या हो गया? और तुम मुझे ये ना इतनी इज्जत देना बंद करो भाई। मैं लाइफ में मुझे इतनी इज्जत नहीं चाहिए होती। ठीक है ना? कुछ कपड़े यार दो मैं यहाँ पर 5 दिन के लिए मेरी मीटिंग है, ठीक है? और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम। यहीं क्यों? इस होटल में कब से काम कर रहे हो? 3 साल हो गए तुम इस होटल में काम करते हो। और कुछ बताओ। ये बताओ पहली बार तुम कब आए थे यहाँ पर अपना घर छोड़? मुझे पता है तुम अपना घर छोड़ के आए, तुम्हारी आंखों से लगे। नहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं पूछ रहा तुमसे। कौन? उसने बोला मुझे कि बाबूजी मैं पहली बार 3 साल पहले आया था। एक दोस्त था मुझे लेके आया कि मैं तुझे चल एक अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। 3 साल हो गए बाबूजी, बस यही नौकरी कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ तुम्हें पैसे कितने मिलते? 300 रुपये और खाना पीना रहना सब ठीक है, दिक्कत क्या है? क्या? उसने मुझे बोला बाबूजी क्या आप 300 रुपये में काम करोगे? 300 रुपये में क्या होता है बाबूजी? इतना खर्चा भी नहीं हो पाता। मैंने बोला ठीक है, कहाँ तक पढ़ेगा? 8वीं तक। तो आगे पढ़ाई नहीं की तुमने? बाबूजी मेरे पिताजी खेती करते हैं, उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे पढ़ा सके। मैं अकेला नहीं हूँ बाबूजी, मेरी एक बड़ी बहन भी है, 2 छोटे भाई। मेरे पिताजी चाहते थे बाबूजी कि वो मैं बाहर जाके कमाऊँ बस। तुम्हारी एज क्या थी अभी तुम आ गए यहाँ पर कमाने के लिए? बट बाबूजी अगर घर गृहस्थी की अगर साथ मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा बाबूजी? मुझे बहुत ज़रूरी है घर का गृहस्थी का साथ देना। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बाबूजी चाहते हैं कि मैं अच्छी नौकरी करूँ और मुझे हर महीना पैसा भेजो कि मैं अपनी बड़ी बहन की शादी कर सकूँ। बताइए बाबूजी 300 में मैं क्या करूँ? 300 में तो मैं मनी ऑर्डर 250 रुपये भेज देता हूँ, 50 रुपये खुद रखता हूँ। मैं घर भी नहीं गया बाबूजी, 3 साल से घर नहीं गया। घर जाने के लिए पैसे लगते हैं, नए कपड़े लगते हैं। मेरे छोटे भाई बहन मुझसे रोज बोलते हैं कि खत लिखते हैं, भाई क्या ला रहा है, क्या ला रहा है बता मेरे लिए। मेरी बड़ी बहन बोलती है अब तो आजा तुझे देख लूँ मैं, मेरी माँ। पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि वो कहानी मुझसे बहुत रिलेट कर रही है, बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है मुझसे वो। मैं वहीं पर रुक गया और वो दरवाजे के साइड शायद रो रहा था वो। अभी कुछ नहीं बोल सका, खाली शांत था। 1 मिनट तक मौन था वहां पर, कोई कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा जाओ घर चल जाओ, 3 साल हो गए तुम्हें। कैसे जाओ, कैसे जाऊँगा? नए कपड़े चाहिए मुझे, भाई बहनों के लिए नए कपड़े चाहिए। मैं कैसे जाऊँ, अकेले कैसे जाऊँ बाबूजी बताइए? ठीक है मतलब चल जाओ, अब मैं क्या बोलूँ। अच्छा ठीक है, ये 4 कपड़े हैं, वो देना उसको। और सुनो, हाँ बाबूजी कुछ कपड़े मैं देता हूँ तुम्हें, ले लो। अरे ले लो, भाई समझ के बोल रहा हूँ, छोटा भाई नहीं तो मेरे, ले लो। कुछ कपड़े हैं मेरे पास नए हैं, मैंने कभी नहीं पहना, ले लो। मुझे कपड़े की क्या जरूरत है, मुझे कौन देखता है? अरे नई शादी नहीं हुई मेरी, तुम रख लो। कुछ है कपड़े मतलब तुम्हें अच्छे लगेंगे, शायद तुम्हारी किस्मत थी। पता नहीं क्यों वो कपड़े को ऐसा पकड़ा, ऐसा करके ऐसा खड़ा हुआ कि मतलब
वो यही चाहता था कि कुछ वो घर जाना चाहता था और कपड़े पे इतना कस के पकड़ने लगा और खुश हो गया। बोलने लगा, भाऊजी पता है मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, बहुत पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन घर वालों की इच्छा है कि मेरे बाबूजी की इच्छा है कि मैं बाहर जाके कमाऊँ पैसा और मैं अपने बहन की शादी करवाऊँ। और जब मैं यहाँ आ रहा था मेरे बाबूजी बोल रहे थे, अरे पागल, सब लोग बर्तन मांज के छोटे काम करके आगे बढ़े हैं, तू भी जा कर, क्या हुआ, पैसे कमा। मैंने बोला बाबूजी उन्होंने ये काम जरूर किया होगा पर उन्होंने टाइम निकाला होगा पढ़ने के लिए, 1 घंटा जरूर निकाला होगा। और मैं यहाँ 24 घंटा काम करते रहता हूँ, 1 घंटे की फुर्सत नहीं होती कि मैं यहाँ सामने बैठ सकूं और एक पढ़ने की तो छोड़ ही दीजिए बाबूजी। पता बाबूजी मेरी पता एक ही सिर्फ इच्छा है, सिर्फ एक इच्छा है कि मैं अपने भाई बहन को इतना पढ़ाऊं कि एक दिन वो बड़े आदमी बने, एक दिन वो बड़े आदमी बने, चाहे मुझे कुछ ना पूछे। मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी उनको पढ़ाते पढ़ाते निकल जाएगी और मैं बहुत खुश रहूंगा कि जो चीज मैं नहीं कर सका मेरे छोटे बच्चे तो करेंगे। मैं अपनी इच्छा जरूर पूरा करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं उनको पढ़ा सकूं। देखिए सॉरी, धन्यवाद। अब मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए आपसे। मैंने रजिस्टर में आपका नाम देखा, नेगी लिखा हुआ था। अच्छा आप भी नेगी हो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब बोल सकूं आपसे, कुछ तो बोल सकूं। मैं बोल दिया बस। अब ये सब आप बोलिएगा मत बाबूजी, किसी से मुझे वो निकाल देंगे। हाँ अरे नहीं ठीक है। अरे तुम ऐसे परेशान, अरे इधर उठो, ऊपर उठो, यहाँ बैठो आराम से। पानी पियोगे? पानी पियो। वो बैग का थैला लिया और वहां से चला। बस पता नहीं, मैं शांत था, मैं कुछ बोल नहीं पाया, ऐसे बैठा रहा। आधा घंटा तक बैठा रहा, बस सोचता रहा कि कभी किसी के जिंदगी में एक छोटी सी इच्छा पूरा करना कितना मुश्किल हो जाती है। और हम जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए रोते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कोई लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते और दूसरों के लिए जीते हैं, अपने घर वालों के लिए जीते हैं। और मैं तो सिर्फ अपने लिए जीता हूँ। अपनी जिंदगी बनानी है, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ का हाँ माँ हाँ खुश हूँ। हाँ अरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ पता है। हाँ बस ठीक है, बस अभी जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। ठीक है। हाँ किसका फोन आया था? पापा को बोलना धन्यवाद। नहीं ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ। बहुत बढ़िया। कुछ मदद कर दीजिए साहब, मैं जिंदगी भर आपके भारी रहूंगी, कुछ मदद कर दीजिए। नहीं मैं नीचे बैठ जाऊँ। मैं ठीक हूँ साहब। नहीं साहब मैं ठीक हूँ। क्या होना था साहब? 5 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियां और 2 बेटा, सारे छोटे छोटे। मेरा घर वाला हमारे साहब के वहाँ घर पे काम करता था। 5 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो उसे नौकरी से निकाल दिया। ऐसे कहाँ साहब, कच्ची नौकरी थी ना, कुछ नहीं मिला साहब, अस्पताल का खर्चा। उसके बाद नहीं साहब, नहीं मिला कोई काम।
मैं यहाँ वहाँ कुछ कर लेती हूँ। एक घर था हमारा छोटा सा, वो भी भूकंप में टूट गया। पूरे घर में दरारें आ गई। बस हर रात यही डर लगता है कि कब वो टूट जाए। बस इसी चिंता में हमें नींद भी नहीं आती है। बच्चे भी भूखे रह जाते हैं। साहब, आप कहीं मुझे कोई नौकरी दिला दो, किसी के यहाँ काम करा दो। भूकंप राहत का पैसा हम गरीबों को कहाँ से पैसा मिलेगा? मिले ना साहब, बहुत लोगों को मिले। गांव वाले बोल रहे थे जिसका कोई असर है या कुछ पहुंच है उनको ही पैसा मिलेगा। कुछ लोगों तो बहुत बार पैसा मिला, बार बार मिला, इतना सामान मिला। मैंने इतना बार दरख्वास्त किया कि मेरा घर आके एक बार देख ले। हाँ, गांव से थोड़ा दूर होना है ना साहब, कोई देखना ही नहीं चाहता। बाहर कैसे रहेंगे साहब? साहब, मुझे कुछ काम दिलवा दीजिए। ऐसे बच्चों की भूखी पेट सोना रोज रोज मुझसे देखा नहीं जाता। ठीक है सर। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी कल से। ठीक है साहब, मैं कल आऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ मूर्छना। हमारी अगली पेशकश कर रहे हैं रमन वर्मा और कहानी के लेखक हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और कहानी का नाम है चक्रव्यूह। आइए देखते हैं। हाँ पल्लवी, हाँ मैं डायरेक्ट पार्टी में आ गया था। अरे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला ना यूएस वाला, हाँ तो पार्टी ने पार्टी दी है। तो बस एक काम करो ना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ, डायरेक्ट यहीं आ जाओ। वो ड्राइवर को भेज दूंगा ना मैं। हाँ क्या पढ़ाई, अरे तुम्हारे मेरे बच्चे हैं, IAS वाईएस कोई बन जाएंगे। कोई बात नहीं, एक आध दिन तो चलता है। ठीक है, नहीं कोई नहीं, आता हूँ मैं भी फ्री हो गया जल्दी। हाँ ठीक है। पल्लवी, हमारी शादी को 8 साल हो गए। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का एक लड़की। जब 12th में मेरे 98% आए तो IIT में बड़े आराम से एडमिशन हो गया था। IIT के बाद वहाँ से भी अच्छे मार्क्स में क्लियर हुआ तो जॉब थी। फिर इधर जॉब उधर जॉब, वीकेंड मिलता था तो दोस्तों के साथ पूरा पैसा उड़ा देता सैलरी का। पापा कमाते थे तो इतनी कोई बोझ भी नहीं था सर पे। फिर एक पार्टी ने मुझे US आने का मौका दिया। 2 साल US में रहा। वापस आया तो घर वालों ने पल्लवी से शादी करा। वैसे कहते हैं कि अगर अरेंज मैरिज में आपको एक अच्छी लड़की मिल जाए तो समझो लॉटरी लग गई। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी शर्त केवल इतनी थी कि लड़की नौकरी ना करती, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी नौकरी से बिल्कुल भी समय नहीं दे पाऊंगा। और अगर लड़की भी नौकरी करेगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कम से कम लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को संभाल ले। तो फिर मेरी शर्त रखी गई और पल्लवी से मेरी शादी हो गई।
शादी के कुछ साल तक वीकेंड पल्लवी के साथ बीतता था और बाद में वीकेंड पे भी फुर्सत नहीं रही। ऑफिस में पूरी की पूरी रात बीत जाती थी, कभी 4 बजे घर पहुंच रहा हूँ, कभी 5 बजे। फिर एक छोटी बिटिया हुई। सोचा कि बिटिया, क्योंकि बचपन से ही मुझे गर्ल चाइल्ड अच्छे लगते थे, तो बिटिया से मेरा अपना मोह था और मैं चाहता था कि उसको मैं समय दूं। लेकिन मेरी नौकरी ने मुझे वो समय भी नहीं देने दिया। फिर बेटा हुआ, अब तो फुर्सत ही नहीं मिलती। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं कि मैं बच्चों की शक्ल भी नहीं देख पाता। खैर, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, घर लेट पहुंचा, बीवी सो रही थी। बीवी ने कहा कि जब लेट आते हो तो घंटी मत बजाया करो, सीधे अंदर आ जाए। मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा कर लिया करेंगे। वो सोती रहती है, डिस्टर्ब होती है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। अच्छी बात तो है। कभी कभी लगता है कि मैं इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ, खुद तो एंजॉय कर नहीं पाता। सैलरी अच्छी है, हर महीने हर एक प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी सुविधाओं का जब मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। पर ये खुशी है कि मेरे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुशी है, इसलिए काम में लगा रहता हूँ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो इस पार्टी ने पार्टी दी। पल्लवी ने कह दिया कि बच्चों के एग्जाम है, ऐसे में आना नहीं है। ठीक है, कभी कभी उसकी कमी लगती है। किसके लिए कर रहा था इसे? अब वो ही नहीं होगी तो फिर आज उसकी याद भी आ रही है। मन कर रहा है छोड़ो ये पार्टी वार्टी। ठीक है, पार्टी हो गई, अपना चलते हैं घर, बच्चों के साथ समय बिताते हैं। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सब बकवास है। चलते हैं घर, चलते हैं। हाँ मैनेजर साहब, मैं नीचे पार्किंग में था। अच्छा, मुझसे मिलना चाहते हैं? आ जाता हूँ, अभी ऊपर आ जाता हूँ। जी बस आ रहा हूँ। शशांक, इसी चक्रव्यूह की बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले। अब इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, चुना भी तो हमने ही था। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा मेहरा है और अब हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं बलराम, जिन्होंने जो कहानी चुनी है उसका शीर्षक है तकदीर और इसे लिखा है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। आइए देखते हैं अगली प्रस्तुति। धूप है यार भैया। आज तो लगता है ना जाने जला के ही रख देगा। हे सूरज भगवान, तने ठंडा ठंडा पानी पी लिया जाए। जी चचा, ओ चचा, हम भी तो इंसान है ना चचा, तो हम भी कभी कभी थक जाते हैं। अब देखिए ना, हम कोई सरकारी नौकरी तो कर नहीं सकते, ऑफिसर तो बन नहीं सकते, हम तो चपरासी भी नहीं बन सकते। हमारे लिए तो हमारा खेत है सब कुछ। जी चाचा। हाँ चाची, ब्याह तो करेंगे, होगा तो जरूर कर। अब काम जल्दी जल्दी निपटा के
करेंगे। वैसे चाची तो ठीक ही कह रही थी, शादी कर लेना चाहिए, लेकिन माँ तो हमारे रहते हुए ही चल बसी। और पिता तो होश संभाला था तभी गुजर गए। अब हमारे लिए कौन औरत देखे। हमें तो आज भी वो दिन याद है जब हमारे पिता की मृत्यु हुई। हम जिले में राजकीय स्तर पर फुटबॉल में चैंपियन बनने वाले थे। आज पिताजी को बताऊंगा कि कोई चिंता की बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम फुटबॉल में चैंपियन हो रहे हैं, अपने जिला का नाम रोशन करेंगे। जाते हैं, पिताजी को बताऊंगा। अरे पिताजी, वो ये तो आंखों की रोशनी भी चली गई है, अंधेरा छाया हुआ है। एक काम करता हूँ, पिताजी को चाय दे देता हूँ, नहीं तो नाराज होंगे इतनी देर क्यों आया। हाँ, ये पिताजी, हम जो है जिले में फुटबॉल में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस बार अब आपको खर्चे की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब हम खुद कमाएंगे। ये चाय पी लीजिए पिताजी। पिताजी, अरे बच्चू काका, अरे चिड़िया भाई, जरा देखो हमारे पिताजी का क्या हो गया। बुखार, अभी डॉक्टर के पास लेके जाना। ये तो लग रहा है पूरा बेहोश है। क्या करें फिर? पैसा तो चाचा नहीं है। हाँ, अभी जाते हैं, डॉक्टर को बुला लाएंगे। लेकिन डॉक्टर तो बहुत दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाएंगे। अरे डिस्पेंसरी तो बंद है। डॉक्टर साहब का घर तो बता रहे थे यहीं पास में। अरे डॉक्टर साहब, सुनिए डॉक्टर साहब, पता वो हमारे पिताजी बीमार हैं। अब आप ही परमेश्वर हमारे पिताजी को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। आज बचा लीजिए। क्या देखिए, अगर आज आप नहीं गए तो हमारे पिताजी मर जाएंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, चलिए, नहीं तो हमारे पिताजी मर जाएंगे। अब आप ही पे आशा है, आप ही प्रभु परमेश्वर। चलिए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, आइए। हमारे पिताजी, आप कैसे हैं पिताजी? डॉक्टर साहब, पिताजी, पिताजी, अब हमारा कोई नहीं है पिताजी। अब हम तो अनाथ हो गए। हम क्या करें पिताजी?
दिन से हमारा सपना सपना ही है। अब जो तकदीर में है उसको कोई लिख तो नहीं सकता, कुछ बदल तो नहीं सकता। हमारे तकदीर में माटी है तो हम माटी में ही मेहनत करेंगे।